बात से महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये कि आज से 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 वो दिन था जबकि भारत के संविधान की आत्मा पे सबसे बड़े हमलों में से एक हमला हुआ था। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। मामला मस्जिद का नहीं था, मंदिर का नहीं था। मामला ये था कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जिसको इस देश की तमाम संवैधानिक ताकतों ने स्वीकार किया था, उस संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करने वाली संवैधानिक शक्तियों का जो आदेश था, उसकी खुल्लम खुल्ला सड़क पे धज्जियां उड़ाई गई। और दुर्भाग्य ये है कि आज 32 साल बाद भी हम नहीं कह सकते कि उसकी धज्जियां उड़ाने वालों का बाल भी बांका हुआ है इस देश में। इसलिए जहां ये संविधान को याद करने का दिन है, वहीं साथ ही साथ संविधान और संवैधानिक सत्ता पे आई चुनौतियों के बारे में जागने, उसके बारे में सजग होने का दिन भी है। इसलिए मैं आज अपनी जो बात रखूंगा उसमें केवल संविधान पे फोकस होकर कुछ बात करूंगा। बातें बहुत करने को है और अगर ज्यादा अवसर होता तो कई और चीजों की बात होती। कई साथियों ने कहा ईवीएम पर भी, शिक्षा व्यवस्था पर भी, रोजगार पर भी, कृषि पर भी, लेकिन आज इस विशेष अवसर में मैं अपनी बात को केवल संविधान तक सीमित रखूंगा। इसलिए कि आज इस देश में संविधान को खतरा है। आप कहेंगे भाई क्या खतरा है? 6-8 महीना पहले, 1 साल पहले बीजेपी के कुछ लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी। अब तो वो लोग भी ये बातें नहीं कहते। अब तो प्रधानमंत्री ने 3-4 दिन पहले 26 नवंबर को ही संविधान की तारीख में बड़े सुंदर सुंदर शब्द बोले हैं। शब्दों के माहिर हैं, शब्दों के बाजीगर हैं, शब्दों के सौदागर हैं, शब्द बांट देते हैं जब चाहे। तो 26 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बड़े सुंदर शब्द बोल दिए इस संविधान के बारे में। तो मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई साथी कहेगा कि भाई अब क्या चुनौती बची है? कम से कम चलिए बाकी चुनौतियां हैं, संविधान को चुनौती अब नहीं बची है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। मगर ये सच नहीं। सच ये है संविधान पे कि संविधान पे जो प्रत्यक्ष हमला था, सामने के दरवाजे से जो हमला था, उस हमले की संभावना कम हो गई है, क्योंकि संविधान पे सामने के दरवाजे से हमला करने वालों को ये समझ आ गया है कि ये महंगा सौदा है। संविधान पे सामने के दरवाजे से खुले आम चाकू लेके हमला करेंगे तो वोट का घाटा हो जाएगा, चुनाव में नुकसान हो जाएगा। अब उनको ये बात समझ आ गई है, लेकिन हमला बंद नहीं होगा। अब पिछले दरवाजे से हमला होगा, बस यही फर्क आया है। इसलिए कि संविधान पे हमला करना केवल पिछले 1-2 साल की नीति नहीं है। 1950 में जब इस देश का संविधान बना, तब से लेकर आज तक इस देश की कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं जिन्होंने कभी भी इस संविधान को अपना संविधान नहीं माना है। ना ही उन लोगों ने तिरंगे को इस देश का अपना झंडा माना। ये बात हम भूल जाते हैं। और चूंकि यहां कई युवा साथी भी हैं तो आपको याद दिला दूं मैं कि आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, उसमें तिरंगा झंडा 50 साल तक नहीं फहराया गया था।
तिरंगा सबके हाथ में पकड़ा के चलवा रहे हैं ना, जबरदस्ती कर करके तिरंगा यात्रा ये वो, इन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा झंडा 50 साल तक नहीं फहराया था। फिर कोई कार्यकर्ता था, वो जबरदस्ती जाके इनके नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा लगा दिया। तो आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करवाया था। ये वो लोग हैं जो आज आपको मुझे तिरंगा दिखाने के लिए आए। इस सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। इन्हें इस देश का झंडा, इस देश का ध्वज कभी भी स्वीकार नहीं था। इन्हें इस देश का संविधान कभी भी स्वीकार नहीं था। ये इतिहास की बातें हैं, दर्ज की हुई बातें हैं, जिन्हें ना मैं बदल सकता हूं ना ये लोग बदल सकते हैं। ऑर्गेनाइजर करके पत्रिका है जो कि आरएसएस का मुखपत्र है। उसमें जब संविधान स्वीकार हुआ, अभी लागू नहीं हुआ था, स्वीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बीच में ऑर्गेनाइजर ने लेख लिखा। लेख लिखकर कहा ये विदेशी संविधान है, हमें स्वीकार नहीं है। यही नहीं, ये कहा था कि इस देश को संविधान की आवश्यकता ही नहीं है। याद रखिए, आरएसएस ने 1950 में कहा था कि भारत को किसी नए संविधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हजारों साल से इस देश का एक संविधान चले आ रहा है। उस संविधान का नाम क्या है? मनुस्मृति। आरएसएस ने लिखित रूप से कहा था कि भारत के संविधान की आवश्यकता नहीं है, मनुस्मृति इस देश का संविधान है जो कि चले आ रहा है, आपको नए संविधान की जरूरत है क्या? ये लोग जब आज संविधान की कॉपी को लेके यूं सर को लगाते हैं तो उसका पाखंड किसी से छुपा हुआ नहीं। पिछले सप्ताह बहस हुई एक अखबार में, क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का प्रदेश है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें इसे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक बहस है जिसमें दो लोगों को आमंत्रित किया गया है कि संविधान के बारे में अपनी राय दीजिए। और आजकल आरएसएस के एक बड़े बुद्धिजीवी बन रहे हैं, साईं दीपक करके एक वकील हैं, तो आरएसएस के बड़े वकील बन रहे हैं। उन्होंने लिखकर कहा है, और ये केवल 5 दिन पुरानी बात है, मैं कोई 50 साल पुरानी बात अब आपको नहीं बताता। 5 दिन पहले उन्होंने लिखकर कहा है कि इस देश के संविधान में और इस देश की सभ्यता के मूल्यों में अंतर विरोध है। हमें इस देश की सभ्यता, इस देश का संस्कार, इस देश की संस्कृति, ये और संविधान दोनों में मेल नहीं है। मतलब, और स्पष्ट रूप से कहा है, संविधान तो कागज होते हैं, विदेश से लाया हुआ कागज है, ये विदेश से लाया हुआ कागज इस देश की सभ्यता संस्कृति के अनुरूप नहीं है। मतलब ये कि संविधान को खतरा टला नहीं है। सिर्फ अब सामने के दरवाजे से हमला नहीं होगा, हमले पीछे के दरवाजे से, सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ। तो आज हमें 2 सवालों पर विचार करने की जरूरत है। पहला ये कि इस संविधान की रक्षा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो तर्क आरएसएस बीजेपी वालों ने दिए हैं उस तर्क का जवाब देना जरूरी है। मुझे कई बार लगता है कि हमारे साथी लोग जो संविधान के पक्ष में बहुत ऊंचा बोलते हैं, कई बार उन तर्कों का जवाब नहीं दे पाते।
इसलिए उसका बारीक विश्लेषण करना जरूरी है। और दूसरा कि अगर संविधान की रक्षा करनी है तो कैसे करें, कहां करें, किस तरीके से करें। इन दो सवालों पे मैं अपनी बात कुछ समय रखना चाहता हूं। आरएसएस ने आज नहीं कहा, ये इस लेख की बात तो 5 दिन पहले की है, लेकिन ये तर्क इनका 50 साल 75 साल पुराना है। ये जो आज संविधान के 75 वर्ष होने की वर्षगांठ मना रहे हैं, इन्हें वास्तव में संविधान के विरुद्ध षड्यंत्र करने की 75वीं वर्षगांठ मनानी चाहिए थी, क्योंकि ये 75 वर्ष से ही काम कर रहे हैं। तर्क पुराना है। तर्क इनका ये है कि देखिए, ये तो संविधान हमारा नहीं है, विदेशों से उधार दिया हुआ संविधान है। कोई आयरलैंड का हिस्सा है, कोई इसमें अमेरिका का हिस्सा है, और काफी सारा हिस्सा तो अंग्रेजों का 1919 का जो कानून है उससे लिया हुआ है। बताइए इस संविधान में हमारा क्या है? ये पुराना तर्क आरएसएस का था। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से प्रेरित है और पश्चिमी विचार के शब्द इसमें, सेक्युलरिज्म, इन शब्दों का भारत के लिए क्या अर्थ है, ये बात आरएसएस वाले कहते हैं। इस पर गंभीर मनन करने की जरूरत है। संविधान शब्द के 2 मायने हो सकते हैं। अंग्रेजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, अंग्रेजी में बात आसान हो जाता है इसे समझना। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के अंग्रेजी में 2 मायने। एक तो वो दस्तावेज, एक कानूनी दस्तावेज, जो कानून से बड़ा कानून होता है उसको संविधान कहते हैं। तो एक तो दस्तावेज का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का एक और अर्थ है। आप सिर्फ एक लिखित दस्तावेज को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, आप कह सकते हैं सोशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस समाज की बनावट क्या है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। किसी चीज की बनावट, उसकी संरचना, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहा जाता है। और दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का महत्व इसी में है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है और संरचना भी कॉन्स्टिट्यूशन है। और संविधान दरअसल एक विशेष किस्म की संरचना को लिपिबद्ध करने का काम है। Constitution is about writing down a certain constitution of society and politics. एक समाज की क्या बुनावट होगी, एक समाज कैसा होगा, उसकी एक तस्वीर पहले मन में बनाई जाती है। उस तस्वीर को लिखने का काम जिस दस्तावेज में किया जाता है वो है संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन। मगर उस लिपि से ज्यादा महत्वपूर्ण वो तस्वीर है जो संविधान की हो। इसलिए जब हम आज इस पे चर्चा करते हैं कि क्या भारत का संविधान विदेशी है, बाहरी है, कहां से आया है, इसका हमारे देश से क्या संबंध है, ये हमारी मान्यताओं के विरुद्ध है, हमारी परंपराओं के विरुद्ध है, हमारे संस्कार के विरुद्ध है, तो ऐसे में हमें संविधान के गहरे अर्थ में जाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का संविधान लिखने वाले लोग अधिकांशतः पश्चिम के विचारों से प्रेरित थे। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के संविधान के अनेक प्रावधान, कोई आयरलैंड, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स का कुछ हिस्सा अमेरिका से लिया गया है, 1919 के अंग्रेजों के एक्ट के तो बहुत ही ज़्यादा प्रमाण हमारे यहाँ पे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे संविधान के अनेक प्रावधान जिस भाषा में लिखे गए वो भाषा पश्चिम की आधुनिक परंपरा की जो कानूनी भाषा है उससे दी हुई। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये संविधान विदेशी है? जी नहीं, क्योंकि इस संविधान के पीछे जो तस्वीर है, और इसलिए मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के 2 अर्थ हैं, एक तो दस्तावेज, एक संविधान और एक संरचना। जो गहरी संरचना बनाई गई है इस संविधान में, वो संरचना
भारत के इतिहास के 5000 साल का जो हमारा इतिहास है, उस 5000 साल के जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य, उन मूल्यों को लेकर वो संरचना बनाई गई। और साथ ही साथ जो हमारे 5000 साल के सबसे निकृष्ट काम है, उनको कूड़ेदान में डाल के बनाई गई है वो संस्कृति। वो श्रेष्ठ मूल्य क्या है, आज उनके बारे में लंबी चर्चा का समय नहीं है, लेकिन विद्वजनों की इस धरती पर ये मैं लोग नहीं छोड़ पा रहा हूं कि उनका जिक्र कम से कम करूं। इसके बाद हम कभी इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारी 5000 साल की विरासत को यदि आप देखें तो उसके 3 मूल्य हैं जो 5000 साल में श्रेष्ठ माने गए। जिन तमाम महापुरुषों की तस्वीरें हम यहां देख रहे हैं, इन सब के जरिए देखिए, इस पूरे में 3 मूल्य हैं जिनको श्रेष्ठ माना गया है सबसे। ये एक तरह से हमारी सभ्यता का निचोड़ है। पहला, करुणा। करुणा का मतलब दया नहीं। करुणा का मतलब ये नहीं कि सड़क पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है, उसको आपने 5 रुपए पकड़ा दिया, 2 रुपए पकड़ा दिया, वो करुणा नहीं है। करुणा का मतलब ये है कि उस बच्चे को देख के आपने सोचा कि मुझ में और इसमें क्या अंतर है, और मुझे क्या अधिकार है वो जीवन जीने का जो कि ये नहीं जी पा रहा। उसके विचार से जो आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, वो करुणा से पैदा। जिसे आज हम सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद, आधुनिक शब्दों में जिस शब्द को समाजवाद कहा जाता है, वो मूलतः करुणा की प्रवृत्ति से निकला हुआ है। करुणा का आधुनिक नाम है सोशलिज्म, समाजवाद। दूसरा, हमारी संस्कृति सभ्यता से निकला हुआ मूल्य है मैत्री। सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तुम्हारे मेरे पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, हमारे विश्वास अलग हो सकते हैं, खान पान अलग हो सकता है। कोई मांस खाने वाला हो सकता है और कोई सिर्फ मखाने वाला हो सकता है मेरे जैसा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ के रहेंगे, मैत्री से रहेंगे। ये कोई आज का मूल्य नहीं है। आज से 3000 साल पहले अशोक भी यही काम, 2500 साल पहले अशोक भी यही काम कर रहे थे। ये जो मैत्री जिसको हमारी सभ्यता में कहा गया है, उसका आधुनिक नाम है सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म कोई बाहर से आया हुआ शब्द भले ही हो सकता है, लेकिन सर्वधर्म समभाव या मैत्री, चाहे धर्म के अर्थ में समझ लीजिए, भाषा के अर्थ में समझ लीजिए, विचार के अर्थ में समझ लीजिए, जो मैत्री का भाव है वो हमारी सभ्यता के मूल मंत्रों में से है। और आधुनिक सेकुलरिज्म केवल उस मैत्री को आधुनिक अर्थ में परिभाषित करने का नाम है। तीसरा, हमारी सभ्यता के मूल आधारों में से है शील। अलग अलग किस्म के शील होते हैं, पंचशील, दशशील, हमारी परंपराओं में बहुत कुछ नाम दिए गए हैं। मगर वो जो शील है, जो किसी मानव का गुण है, उस गुण से निकली है जिसे आज हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं।